हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास। एसएम शुक्ला सीरीज हम लोग का चल रहा था और इसमें हम लोग ने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा दिया, आपको उसके आंसर दे दिया, उसको बता दिया और साझेदारी तक का सारा टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। किसके अकॉर्डिंग? ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए, जिसमें हम लोग अभी केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज से कंपनी का जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कंपनी से रिलेटेड, मतलब अंश पहले आएगा, फिर ऋणपत्र आएगा, फिर वित्तीय विवरण आएगा, ये सारी की सारी चीजें होते जाएगा। तो ऐसे करके इन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है देखिए कि आज क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़ना है। और आप ये बात जानते हैं, ये बात हमने कई बार बताया कि ये सीरीज जो चल रहा है इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपकी थ्योरी के लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया है, अगर आपने इसको याद कर लिया है, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम थ्योरी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीटली आप बढ़िया से कर पाएंगे। और जबरदस्त आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको देखेंगे। कैसे? पिछले मॉडल पेपर से, पिछले जो भी आपके पास अगर पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी चीजों से अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे हाँ ये क्वेश्चन सच में वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस बार भी यकीन मानिए कि इसमें से क्वेश्चन सारे आने हैं, फंसने हैं, इसी में से सारी की सारी चीजें होने हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। अभी जब एग्जाम देंगे तो ये बात आपको महसूस जरूर होगा। तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग लेखा शास्त्र का देख रहे हैं और एसएम शुक्ला सीरीज में क्योंकि नाम इसका एसएम शुक्ला है तो आपको पता है ये किताब यूपी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ना बात। तो जो भी आंसर होते हैं वो ज्यादातर एसएम शुक्ला से ही लेते हैं, लेकिन कुछ आंसर ऐसे भी होते हैं जो एसएम शुक्ला से ना मिलता है तो हम इसे अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखवाते हैं, अपने तरीके से लाते हैं, या फिर किसी दूसरे किताब के से यहाँ पर आंसर होता है। तो यहाँ आपको मुख्य रूप से ये समझना है कि नाम भले ही एसएम शुक्ला है लेकिन इसमें जो काम हो रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के हो रहे हैं। ठीक है, जो भी इसमें आंसर दिया जा रहा है बोर्ड में आपको कैसे लिखना है उससे संबंधित यहाँ पे आंसर आपको दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, इस वाले सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्म के समापन के बारे में जाना था और उसके समापन की विधियों को जाना था। उसके साथ साथ पिछले लेक्चर में फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में अंतर को समझा था और उसके साथ साथ वसूली खाता को जाना था। ये पूरा का पूरा समापन वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के तौर पर था। ये सभी चीजों को हम लोगों ने देखा था। हाँ, एक क्वेश्चन और अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग याद कर सकते हैं। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर, बहुत कम चांसेस है पूछने का लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, खासकर देखिए यूपी बोर्ड में तो नहीं है पूछा जाएगा, लगभग मान लीजिए कि लगभग ना के बराबर इसका चांस है। लेकिन हाँ, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसके लिए याद कर सकते हैं अगर बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। क्योंकि हमने बोला है भले ये क्या है एसएम शुक्ला सीरीज, ये है किताब यूपी बोर्ड का, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य बोर्ड वाले इसको ना देखें, अन्य बोर्ड वाले भी देखें। क्योंकि ये थ्योरी जो है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपी बोर्ड में है ना बात। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, आज के लक्ष्य में हम लोग इसमें कुछ और बातें सीखने वाले, कुछ और बातें देखने वाले हैं। और उसमें हमारा क्या क्या है तो ध्यान दीजिए। उसमें हमारा सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कंपनी का आशय। ठीक है, क्या है कंपनी का, क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। यानी कंपनी शुरुआत तो कंपनी के बारे में जानकारी होगा, तो यही बात है। फिर दूसरा हमारा क्या है? अंश पूंजी से क्या आशय है, इसके प्रकार बताइए। और फिर तीसरा हमारा क्या है? पूंजी संचय और संचित पूंजी में क्या अंतर है, ये बताइए। तो ये हमारा आज का जो है, आज का लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन है। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो हमने आपको क्वेश्चन दिया ना, कंपनी से क्या है इसकी विशेषता बताइए, कभी कभी आपका कंपनी के प्रकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपनी के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपके बुक में है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। कभी कभी पूछे जाते हैं, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा जा रहा है। तो जो हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट है उसको हमने छाट दिया। ठीक है, तो कंपनी के प्रकार भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें खासकर 2 कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से समझना है। वो कौन सा है? एक है निजी कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, और दूसरा है सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। इन दोनों के बारे में भी आप लोग जो है अपने किताबों से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, कम इंपॉर्टेंट है तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी देते चल रहे हैं ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो 100% तैयार करना है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसा भी है जो इधर उधर के आ सकते हैं जिसके आने के चांसेस है तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, है कि नहीं बात। तो ये थ्योरी की बातें हो गया। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये चैप्टर कौन सा है जिसको हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये किस चैप्टर से है? इस चैप्टर का नाम है कंपनी खाते अंश। ठीक है, तो अंश वाले चैप्टर हम यहाँ पर आपके लिए जो है क्वेश्चन लाए हैं, जो यहाँ पे ये तीनों के तीनों कुछ क्वेश्चन है। चले तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंपनी से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखो भाई, एक बात को समझना है
कि हम लोग जो अभी जितने भी व्यापार के स्वरूप जानते हैं, उन व्यापार के स्वरूप में 3 व्यापार के स्वरूप मुख्य रूप से सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें पहला व्यापार का स्वरूप है जिसका नाम है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में क्या होता है कि हमारा एक ही आदमी जो है सर्वे सर्वा होता है, वही व्यापार को शुरू करता है, वही व्यापार का मैनेजमेंट करता है, वही व्यापार का सब कुछ करता है, व्यापार पूरा उसके अधीन रहता है, वही पूंजी लगाता है, वही लाभ लेता है, सब चीज उसी के हिसाब से होता है, एक आदमी। ठीक है। दूसरा व्यापार क्या है? दूसरा व्यापार है साझेदारी। इसमें क्या होता है? इसमें एक से अधिक लोग हो जाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक लोग हो जाते हैं, वो मिलकर के व्यापार चलाते हैं और उसके थ्रू उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, तो उसमें काम होता है। और साझेदारी के लिए जो अधिनियम है वो भारत में कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। एकाकी व्यापार के लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं है। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये हमारा किसके लिए लागू होता है? ये हमारा लागू होता है अपना साझेदारी के लिए। ठीक बात। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात हमारा आ जाता है कंपनी, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी साझेदारी से भी बड़ा स्वरूप है। कंपनी जो है साझेदारी से भी बड़ा स्वरूप है। इसका व्यापार सबसे संकुचित होता है, इसका व्यापार उससे ज्यादा थोड़ा फैलता है, और कंपनी का व्यापार बहुत फैल जाता है। तो कंपनी जो है सबसे बड़ा व्यापार का स्वरूप है। और इसमें जो होता है ना, इसके लिए जो अधिनियम बना है वो कौन सा है? वो अभी भारत में जो अधिनियम लगता है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लगता है। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इसके लिए बना हुआ है। तो जब भी विशेष प्रकार के व्यापार होंगे उनके ऊपर विशेष प्रकार का अधिनियम लागू होता है, कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी इसमें से कंपनी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। तो ये पूरी की पूरी बातों को हम लोग को इस क्वेश्चन में देखना है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कंपनी का आशय, कंपनी का अर्थ। तो यहां पर कंपनी का जो है अर्थ बताया गया है 2-3 तरीकों से, आप समझिए। पहले बोलता है साधारण तौर पे ये क्या अर्थ है? तो साधारणतः कंपनी व्यापारिक लाभ कमाने के लिए स्थापित अंशधारियों की एक ऐच्छिक संस्था है। मतलब यहां पर क्या है कि एक कंपनी जो है ना एक संस्था है। ठीक है, कंपनी क्या है? एक संस्था है। कैसी संस्था है? ऐच्छिक संस्था। ऐच्छिक संस्था का मतलब होता है कि इसमें जो लोग जुड़ते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ते हैं। समझे बात? कोई ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं पे गए और अपने आप उस कंपनी के हो गए ना, उस कंपनी के सदस्य बनने के लिए आपकी इच्छा है, आप उसमें जुड़ना चाहते हैं, तब आप उसमें जुड़ते हैं। तो कंपनी क्या है? ऐच्छिक संस्था है। किसकी ऐच्छिक संस्था है? अंशधारियों की। अब ये अंशधारी कौन है? अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं जो कंपनी में अपनी पूंजी लगाते हैं। कंपनी की पूंजी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। उन पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उन्हीं टुकड़ों को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो उन अंशों को खरीद करके लोग क्या करते हैं? जो जनता होते हैं कंपनी में पूंजी लगाता है, तो जो जनता कंपनी में पूंजी लगाता है अंशों को खरीद करके, उसी जनता को क्या कहने लगते हैं? उस जनता को हम लोग अंशधारी कहने लगते हैं। तो अंशधारी कौन है? कंपनी के सदस्य हैं, कंपनी के मालिक है, जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो अंशधारियों की ये क्या है? ये ऐच्छिक संस्था है। और कैसे वो क्या होता है? तो व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित। तो ये संस्था जो है ये किस लिए स्थापित होता है? व्यापारिक लाभ के लिए। व्यापारिक लाभ का मतलब क्या है कि यानी ये कंपनी जो है कोई ना कोई व्यापार चलाएगा और उस व्यापार से लाभ कमाएगा। ठीक है, उस व्यापार से लाभ कमाएगा। तो ये संस्था किसने खोला? अंशधारियों ने खोला। कैसे खोला? अपनी इच्छा के अनुसार खोला। ठीक है, तो ये साधारणतः कंपनी का एक जो है बात बताया गया। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद बोलता है कि इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। अब ये हस्तांतरणीय अंश क्या होते हैं? जैसा कि हमने बोला कंपनी की बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़े मात्रा में होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं प्रत्येक टुकड़ों को अंश कहते हैं। जनता उस अंश को खरीदता है तो कंपनी का वो सदस्य बन जाता है, कंपनी का वो अंशधारी बन जाता है ना बात? लेकिन इसमें एक बात बोला कि कंपनी जो है ना वो क्या करता है कि हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होता है। कंपनी के अंश क्या होता है? हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंश जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता है। मतलब क्या है? देखिए, साझेदारी में आप अपने आप को किसी और को अपने जगह पे किसी और को नहीं सदस्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABC 3 साझेदार हैं, ए चाहेगा कि हमारे जगह डी साझेदार बन जाए, तो ये वो नहीं कर सकता अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें सबकी सहमति अनिवार्य है। लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी में ये अधिकार है, कंपनी के अंश क्योंकि हस्तांतरणीय होते हैं, तो इसी वजह से अगर आपके पास अंश है, आप बेच दिए उस अंश को किसी और को, तो वो अंश जिसने खरीदा अब वो कंपनी का मालिक हो जाएगा। यानी कंपनी का अंश जो है हस्तांतरणीय होता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से किसी को भी बेचा जा सकता है, और जिसके पास अंश हो जाएगा वो उस समय कंपनी का मालिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला है हस्तांतरणीय, यानी बेचने योग्य, उसको जो है दूसरों को देने योग्य। ठीक है, फिर क्या बोला? ये एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है। अच्छा, अब इसमें जो है अमूर्त, अदृश्य ये शब्द जो लगा है, ये शब्द जो है सटीक नहीं बैठता है, तो क्योंकि कंपनी जो है इसीलिए, अच्छा इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम व्यक्ति ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अमूर्त अदृश्य क्यों है? क्योंकि देखिए हम लोग व्यक्ति हम लोग दिख रहे हैं कि हाँ भाई हम व्यक्ति हैं, साफ साफ दिख रहे हैं,
लेकिन कंपनी एक व्यक्ति की तरह दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित यानी कानून द्वारा, ठीक है, कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? जैसे व्यापार में हम क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति के तौर पे व्यापार में कौन सी गतिविधि करते हैं? माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, सेवा देते हैं, सेवा लेते हैं, यही सब कार्य हमारा होता है ना, लेन देन करना हमारा कार्य है ना। कंपनी खुद अपने नाम से, अपने अस्तित्व से सामान लेन देन करता है, सेवाओं का लेन देन करता है, इसीलिए कंपनी को विधान क्या करता है? कृत्रिम व्यक्ति की दर्जा दिया हुआ है। जैसे एक व्यक्ति खुद अपना काम करता है, उसी तरह कंपनी भी खुद अपना काम करता है, ठीक है, वैधानिक रूप से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अच्छा, वो कैसे करता है? तो उसके पास हाथ पैर तो है नहीं, कोई जाए यार ना, तो उसके जगह पे काम करने वाला व्यक्ति तो कोई ना कोई होगा, लेकिन जो कार्य हो रहा है उसके द्वारा, वो कंपनी के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। उसके सिग्नेचर होते हैं जो कॉमन सील के रूप में होता है, उसका अपना मोहर होता है, उसका अपना पहचान होता है, उसका अपना सारा कार्ड होता है, जो जो हम लोग का होता है व्यापारिक रूप से, उसकी पूरी की पूरी पहचान होती है, ठीक है, पूरा का पूरा जो है एकदम, जो जो व्यक्तियों के पास होता है वो सारी की सारी पहचान इसके पास भी होता है व्यापारिक रूप से, ठीक है बात। तो यही बात हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी खुद अपने नाम से करता है, ठीक है, समझे बात। तो ये सारे का सारा, इसलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। और अदृश्य क्यों? क्योंकि वो दिखने, अमूर्त क्यों? क्योंकि उसका कोई मूर्त नहीं, इस वजह से ऐसा ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें मुख्य क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब क्या बोला? जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है, हमने क्या बोला? विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, तो इसका अस्तित्व जो है वो कैसा है? वो वैधानिक है, विधान उसको जो है ये अस्तित्व प्रदान किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा भी किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति खुद मुकदमा करता है और उसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, सेम इसी तरह कंपनी के ऊपर भी, उसका खुद का अस्तित्व है क्योंकि, तो कंपनी खुद भी मुकदमा कर सकता है और उसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, ये बात है, ठीक बात। फिर क्या बोल रहे हैं? कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है, कंपनी की खुद की संपत्ति होती है, तथा बैंक में खाता खोल सकता है, कंपनी का खुद का खाता होता है। एक व्यक्ति यही तरह काम करता है ना व्यापार में, सारे काम देखिए कंपनी कर रहा है, ठीक है। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों यानी अंशधारियों से पृथक होता है, तो कंपनी का खुद का जो अस्तित्व है ना, वो उसके सदस्यों से एकदम अलग है। साझेदारी और साझेदार का फर्म, ये दोनों का अस्तित्व लेवल सेम होता है, ठीक है। अगर साझेदार फर्म के ऊपर कुछ हो तो सारे साझेदारों के ऊपर वो चीज आ जाएगा, लेकिन यदि कंपनी के ऊपर कुछ होगा, जैसे अगर कंपनी के ऊपर मुकदमा हो गया, तो साझेदारों के मतलब कंपनी का अंशधारियों यानी सदस्यों के ऊपर मुकदमा नहीं माना जाएगा, वो कंपनी का मुकदमा है, कंपनी खुद देखेगा। लेकिन अगर फर्म के ऊपर मुकदमा हो गया तो उसमें साझेदार लोग भी लपेटे जाएंगे, यानी वो एक तरह से देखा जाएगा कि सभी साझेदारों पे मुकदमा हो गया, समझे बात। तो वहां साझेदारी व्यापार में पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी खुद अपना एक अलग पहचान है, उसकी अपना अलग एक एंटिटी है, जो भी कार्य हो रहा है वो कंपनी के जरिए हो रहा है, इससे अंशधारियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और अंशधारी आते जाते रहते हैं, तब भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, उसका शाश्वत उत्तराधिकार है, वो चलता रहता है, कोई आए जाए उससे उसको कोई लेना देना नहीं है ना बात। जबकि यहां पर क्या होगा? साझेदारी में अगर एक व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति आता है, तो पूरा फर्म का पुनर्गठन होता है, आपने देखा ना, पूरा पूरा लेखांकन पुस्तकें चेंज होने लगता है, बदल जाता है, तो क्या है? वहां पर शाश्वत उत्तराधिकार नहीं, यहाँ पर शाश्वत उत्तराधिकार भी है, ठीक बात। आगे क्या कहता है कंपनी के बारे में समझिए, इतना डेफिनेशन बहुत है, लेकिन इसके बाद कंपनी को और विस्तार से समझाने के लिखा है कि कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है, अंशों के खरीदार को अंशधारी कहते हैं, ऊपर हमने ये बातें समझाया है, ठीक है। कंपनी के अंशधारी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है, ये बात हमने समझाया, जब तक कि उसे भंग ना कर दिया जाए, ठीक है। भंग ना करने का मतलब जब तक कंपनी को बंद ना कर दिया जाए, ठीक है। कंपनी का कार्य एक सार्वमुद्रा के माध्यम से संपादित होता है। सार्वमुद्रा हमने क्या बोला? कंपनी के जो भी काम होते हैं वो खुद उसकी पहचान से चलता है, उसकी खुद की सार्वमुद्रा से चलता है। और सार्वमुद्रा क्या है? सार्वमुद्रा वो कंपनी का कॉमन सील है, ठीक है, कॉमन सील, उसका मुहर, जिसके तहत वो प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये काम कंपनी का किया गया। जैसे हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे अपना सिग्नेचर करते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा किया गया, उसी तरह कंपनी का अपना सिग्नेचर है कॉमन सील, वो क्या करता है? वो मुहर लगा दिया जाता है, यानी ये काम कंपनी के द्वारा प्रमाणित है, ये काम कंपनी के द्वारा किया गया, वो उसका कॉमन सील होता है, ठीक है। तो सार्वमुद्रा के द्वारा ये काम होता है, ठीक बात, क्लियर है। चले भाई नेक्स्ट, प्रोफेसर हैने ने कैसे कंपनी को डिफाइन किया देख लीजिए। तो प्रोफेसर हैने ने बोला है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, पीछे हमने ये बात समझाया, जब पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, ये बात हमने समझाया। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब वही शाश्वत उत्तराधिकार, मतलब लोग बदलते हैं लेकिन कंपनी चलता है, ठीक है। और इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है, सारी बातें पीछे के डेफिनेशन में हमने समझाया, पीछे के अर्थ में हमने समझाया, वही बात हैने ने भी बोला। फिर इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में भी इसकी परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा क्या है? वो बताया गया कि कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन हुआ है। तो अब ये डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन कहता है समामेलन के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, यानी किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन हुआ है तो वो संस्था कंपनी कहलाएगा।
या फिर किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन समामेलन इसके पहले के किसी अधिनियम के अधीन हुआ है, कंपनी अधिनियम, इससे पहले जो है 1956 भी कंपनी अधिनियम था, ऐसा करके कई ढेर सारे कंपनी अधिनियम है भारत में, कई बार कंपनी अधिनियम बदला है, ठीक है। तो इसके पहले के भी किसी भी कंपनी अधिनियम के तहत उसका अगर समामेलन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उन संस्थाओं को भी कंपनी कहेंगे, ये इसका डेफिनेशन है, ठीक बात। आगे आदर्श परिभाषा। अब देखिए आदर्श परिभाषा जो है, अगर है नहीं और पीछे वाला हमने मिला दिया जाए तो सारी की सारी बातें इसमें है ही, तो वो खुद अपने आप में आदर्श है, लेकिन फिर भी एक जो है यहाँ पे परिभाषा दे दिया गया है। इस परिभाषा को अगर आप लिखेंगे तो कंफर्म आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्या लिखा है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित, अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाली, सार मुद्रा से युक्त, शाश्वत या अविच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण, प्राय सीमित दायित्व की एक अमूर्त अदृश्य कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। तो जितना भी कंपनी की विशेषताएं, ये सब इस परिभाषा में डाल दिया गया, अपने आप कंपनी की जो है सर्वश्रेष्ठ परिभाषा ये बन गया। यही बातें हमने आपको पिछले समझाया। सारे एक एक शब्द देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अपने क्या बोला है, सदस्यों से हमेशा भिन्न अस्तित्व रखने वाला, ठीक है, भिन्न अस्तित्व है, ठीक है, विधान द्वारा निर्मित, ठीक बात, ये भी आ गया। फिर इसके बाद क्या बोला है, सार मुद्रा से युक्त, ठीक है, शाश्वत या अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ये सारी बातें पीछे देखिए हुआ है। फिर क्या बोला है, सीमित दायित्व, बस एक नया बात यहाँ पे बोला क्योंकि पीछे कोई दायित्व के बारे में बात नहीं किया था। याद रखिए कंपनी के दायित्व सीमित होते हैं, यानी उसके सदस्य जितना पैसा इसमें लगाया रहता है बस वहीं तक उनके दायित्व है, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं टच किया जाता है, तो सीमित दायित्व वाला ही सामान्यतः कंपनी होता है, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि अमूर्त है, अदृश्य और कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। तो ये देखिए, ये सारी बातें आप जो देखिए, ये सारे के सारे कैरेक्टर है कि नहीं, पीछे हमने सारी बातें बताया, वही कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पे आदर्श परिभाषा बन गया। तो कंपनी समझ में आ गया। चलो भाई, अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं जानते हैं, विशेषताएं यहाँ पे जितने पॉइंट हमने घेरे हैं सब अपने आप में विशेषता है, यही आपको देखिए बार बार मिलता चलेगा। तो देखिए कंपनी की विशेषता अगर हम लोग बात करें, कंपनी की कितनी विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, अब यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व का मतलब क्या है, वही शाश्वत उत्तराधिकार की तरफ, यानी लोग आते जाते हैं, कंपनी चलता है भाई, कंपनी का अस्तित्व बहुत स्थायी है, किसी के आने और जाने से कंपनी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है ना बात, इसके सदस्य जो है बदलते रहते हैं, ठीक बात। यही बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंपनी के शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाली होती है, तो यही बात है, स्थायी अस्तित्व इसका है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्थायी अस्तित्व की जगह पे ना शाश्वत उत्तराधिकार लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया है विशेषता में, ठीक। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है क्या कि इसका जो है स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक बात, अपने साझेदारों से, अब मतलब साझेदार करें, अपने सदस्यों से अलग है, मतलब अगर कंपनी के ऊपर केस होता है तो ये नहीं कि उसके सदस्य के ऊपर केस है, वो कंपनी का खुद का अपना केस है, वो कंपनी खुद अपना हैंडल करेगा, सारी बातें हैं। फिर इसके बाद सीमित दायित्व तो समझा दिया कि इसके सदस्य जितना पैसा लगा है, जितने अंश खरीदे हैं, बस वहीं तक उसके दायित्व होते हैं, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं टच होते हैं। फिर उसके बाद सार मुद्रा, कंपनी का अपना सार मुद्रा होता है पर्सनल, जिसके तहत वो सारे के सारे व्यापारिक कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो है हस्तांतरण योग्य अंश, इसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं, यानी एक सदस्य अपने अंश को किसी और को बेच सकता है, वो सदस्य फिर कंपनी का मालिक हो जाता है, तो इसके सदस्य इस तरह से हस्तांतरणीय अंशों के साथ काम करते हैं। फिर लोकतंत्रीय प्रबंध, ये बात समझिए, लोकतंत्रीय प्रबंध का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग का देश भी लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र से चलता है, प्रजातंत्र भी कहते हैं इसको। होता क्या है इसमें, होता यह है कि लोग अपने नेता को चुनते हैं, ऐसा ही होता है ना, हम लोग वोट डालते हैं तो हमारे नेता चुन के सामने आते हैं जो हमारे पूरे देश को चला रहे हैं, यही होता है ना बात। कंपनी भी लोकतांत्रिक प्रबंध है। अब आप कहेंगे मतलब कंपनी में भी हम लोग चुनते हैं क्या, कंपनी के मालिक को हम लोग चुनते हैं क्या, कंपनी का जो है जो प्रबंधक होता है वो हमारे द्वारा होता है, नहीं, लोकतांत्रिक प्रबंध लेकिन है इसका, लेकिन कौन, जो कंपनी के सदस्य हैं उनके द्वारा, यानी अंशधारी कंपनी को चलाते हैं लोकतंत्र तरीके से, यानी अंशधारी मत देते हैं, वोट देते हैं, वोट दे करके ही इसके संचालक मंडल को चुना जाता है, और संचालक मंडल जो है ये कंपनी को लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोग वोट दे करके जो है सांसद या विधायक को चुनते हैं, सांसद या विधायक को हम लोग उसी तरह चुनते हैं ना, वोट देते हुए, है कि नहीं बात, तो वो हमारे देश को लेकर के चल रहे हैं, हमारे राज्य को लेकर के चल रहे हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कंपनी में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं संचालक, उनको भी अंशधारी वोट देकर चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ कंपनी में जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, वो भी वोट के माध्यम से ही लिया जाता है ना बात, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रजातंत्री व्यवस्था, लोकतंत्री व्यवस्था, ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद यहां पर बोला है कि कंपनी एक नागरिक नहीं है, ये याद रखिएगा। कंपनी, देखिए कंपनी को बार बार बोला जाता है कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं है, ये बाकी की तरह देश का अपना नागरिक नहीं माना जाएगा, बात समझे, तो इसको नागरिकता नहीं मिला है, मतलब ये ऐसा नहीं कि जो है चुनाव वगैरह होने लगा तो कंपनी भी अपना एक वोट डाले, इसका मतदाता पहचान पत्र हो ना, ये सब नहीं है, ठीक है, तो ये नागरिक नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, फिर सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। तो देखिए सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या दो प्रकार की कंपनी के आधार पर होता है,
ठीक है, जैसे क्या होता है, तो यहां पर जानिएगा, दो कंपनी हो गया, हमने क्या बोला, एक बोला निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक निजी कंपनी हो गया, उसका न्यूनतम अधिकतम अलग है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी हो गया, उसका न्यूनतम अधिकतम अलग है, ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग है। जैसे निजी कंपनी में क्या होगा, तो यहां पर देख लीजिए, यहीं पे लिखा है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है, या फिर बोल रहे अंशों के निर्गमन तक, ठीक है। जो सार्वजनिक कंपनी होता है इसका, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी होता है उसका मिनिमम कितना है, मिनिमम 7 है, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, यानी आप जितने अंश निर्गमित कर देंगे उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही आपके सदस्य हो जाएंगे। अंशों की निर्गमन की सीमा तक अगर आपने 500 अंश निर्गमित किया और सभी अंशों को अलग अलग एक व्यक्ति लेता है तो 500 सदस्य हो जाएंगे। अगर आपने जो है 20,000 अंश निर्गमित किया, सभी अंशों को एक अलग अलग व्यक्ति लेते हैं तो 20,000 अंश सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, असीमित भी बोल सकते हैं या निर्गमित अंशों की संख्या तक भी बोल सकते हैं। और मिनिमम, लेकिन याद रखिएगा, मिनिमम कितने होते हैं, 7 होते हैं सार्वजनिक कंपनी में, यही बात यहां पे लिखा है, देखिए मिनिमम 7 होते हैं, लेकिन जबकि अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के आधार पर होती है। बात क्लियर है। और निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी की जो है ना स्थिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2, और अधिकतम कितना है, 200, ठीक है। तो ये याद रखें, निजी कंपनी का फिक्स है, ठीक है, निजी कंपनी का फिक्स क्या है कि यहां पर मिनिमम होते हैं 2 और अधिकतम कितने होते हैं, 200, ठीक है। बात क्लियर है, ये हो गया। और इसमें भी एक बात याद रखिएगा, इसमें भी आपको एक बात याद रखना है, क्या, पहले जानते हैं 2013 कंपनी अधिनियम से पहले यही अधिकतम संख्या 50 केवल था, अब 200 हो गया। तो बाई चांस अगर पुरानी कोई बात पूछता है, हालांकि पूछेगा नहीं, अपडेटेड ही है, अब सब जगह पे अपडेट हो गया, सारे सिलेबस अपडेट हो गया, तो ये जो है 200 है। लेकिन कभी कोई अगर टीचर या कोई भी अगर ऐसा पूछता है तो आपको ये जानकारी भी अपने अंदर रख लेना है कि भाई इससे पहले यानी कंपनी अधिनियम 2013 से पहले अधिकतम संख्या 50 था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिखिएगा लेकिन 200 ही, 50 कब बता रहे हैं, कंपनी अधिनियम 2013 से लगने से पहले, ठीक है, यानी 2013 से वर्ष से पहले जितना भी जब भी पढ़ा जाता था निजी कंपनी में वो 50 पढ़ा जाता है, ठीक। अब यहां पे बोलते हैं कंपनी की समाप्ति, कंपनी की समाप्ति कैसे होता है, तो देखो भाई, जैसे साझेदारी का जन्म समझौते से होता है और साझेदारी की समाप्ति समझौते के अनुसार हो सकता है, उसी तरह कंपनी का जन्म भी विधान द्वारा निर्मित होता है और कंपनी का मृत्यु भी विधान ही करता है, कानून के द्वारा इसकी मृत्यु होती है यानी अंत होता है, ठीक है। तो कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होने के कारण इसका समापन भी इसी अधिनियम के प्रावधान से होता है, ठीक है। जैसे अधिनियम ही इसको जन्म देता है वही अधिनियम इसकी मृत्यु भी निर्धारित करता है, उसमें जो प्रावधान है उसी के हिसाब से कंपनी बंद भी होता है, ठीक है बात। तो ये हमारे हो गए कंपनी की सारी विशेषताएं, परफेक्ट है। 10 ऐसे आप नहीं भी लिख पाते हैं, 8 भी लिख देते तो पूरा है, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंश पूंजी से क्या आशय है, इसके प्रकार बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रकार आप पढ़ेंगे ना वो प्रकार आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, एक एक टॉपिक पूछ के कि अधिकृत पूंजी क्या है, निर्मित पूंजी क्या है, ऐसे करके, है कि नहीं बात। तो यहां आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये मत सोचिएगा कि केवल लॉन्ग के लिए है या केवल शॉर्ट के लिए, नहीं, वेरी शॉर्ट पे भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक टॉपिक को पूछ सकता है। अब वहां पे भी जैसे शाश्वत उत्तराधिकार था ना कंपनी विशेषता में, पूछ देगा वेरी शॉर्ट में शाश्वत उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, बता दीजिए, है कि नहीं बात। बस यही चीज है यहां पर, इसको भी इसी तरह से आपको समझना है। तो चलो भाई देख लेते हैं अंश पूंजी क्या है, सिंपल सी बात है, नाम ही देख लीजिए, अंश पूंजी, इंग्लिश में कहते हैं शेयर कैपिटल, है ना बात। अब क्या होगा अंश पूंजी, आपको क्या लगता है, तो कंपनी की जो पूंजी है ना वो कैसे प्राप्त होती है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त होती है ना, तो अंश पूंजी उसी को कहते हैं, क्या लिखेंगे, अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। ऐसी पूंजी जिसे हम जनता में अंश निर्गमित करके प्राप्त कर रहे हैं उसी पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं, यही इसका डेफिनेशन है, और कोई बड़ा चीज बात नहीं है। तो देखिए यही बात है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अंश पूंजी क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, कंपनी को अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा व्यापार के संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कहानी क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए हमने जो डेफिनेशन दिया वो एक लाइन का, अब एक लाइन के डेफिनेशन से बात बनेगा नहीं, तो कम से कम 30 से 40 वर्ड में होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी बातें बढ़ाकर बताया गया, ठीक है। आधुनिक व्यापार तथा उद्योगों का जीवन रक्त पूंजी है। देखिए ये सब क्यों बताया गया, ये बातें जो है ना जबरदस्ती का बढ़ाने के लिए, ताकि डेफिनेशन हो जाए 30-40 वर्ड का। तो यही बात समझेंगे कि कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी का अगर ये भी बोल रहे हैं कि आज हमारा जीवन रक्त जो है व्यापार का वो क्या है, जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है ना, उसी तरह व्यापार में पैसा दौड़ता है, पूंजी दौड़ता है। अगर पैसा ना रहे, पूंजी ना रहे, तो व्यापार जो है शिथिल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना बात। तो इसीलिए इसको जीवन रक्त कहते हैं, ठीक है। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। आया,
यही बात हमने बताया था नहीं, यहां जाकर डेफिनेशन पूरा हुआ। ठीक है, क्या बोला, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है और उसके जरिए जो पूंजी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। यही मेन डेफिनेशन है। उसके पहले कहानी है, आगे क्या बता रहा है, अंश पूंजी कंपनी की कुल पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अंश पूंजी का उल्लेख रहता है। संक्षेप में अंश पूंजी से आशय कंपनी की स्वीकृत पूंजी से है। ठीक बात, तो ये पूरी की पूरी बातें अंश पूंजी को लेकर के हो गया, सारी की सारी बातें समझा दिएगा। अब पार्षद सीमा नियम क्या होता है ना, कंपनी का अपना कुछ एक जैसे कि हम लोग का साझेदारी में बनता है ना, साझेदारी अधिनियम, सॉरी साझेदारी संलेख, उसके संबंधित नियम कानून बनते हैं ना, उसी तरह कंपनी में दो डॉक्यूमेंट बनता है, एक पार्षद सीमा नियम, दूसरा पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी के अंदर जितनी बातें हैं उसके बारे में उल्लेख करता है कि कंपनी की पूंजी क्या होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, इस तरह से उसमें कई ढेर सारे क्लॉजेज होते हैं, कई ढेर सारे वाक्य होते हैं। उसी में एक वाक्य होता है पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर हमारा क्या होता है, पूंजी के बारे में पूरी बातें लिखी रहती है कि कंपनी की टोटल पूंजी कितनी होगी, उसे निर्गमन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में सारा उल्लेख होता है। रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर लिखा रहता है निर्गमन से संबंधित, मतलब पूंजी से संबंधित। ठीक बात, तो यही बात बोला है। तो इसीलिए बोला है कि कंपनी की स्वीकृत पूंजी वही जितना कंपनी पार्षद सीमा नियम में स्वीकृत हुआ है कि ये हमारी कंपनी की पूंजी होगी, उसकी बात, तो ये सारी की सारी पूंजी अंश पूंजी हम लोग का कहलाता है। ठीक बात, क्लियर है। बोला ना, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो भी पूंजी होती है उसे हम लोग अंश पूंजी कहते हैं। अब यही अंश पूंजी हमारे कई तरीके के हो जाते हैं, उसके कई प्रकार हो जाते हैं, और सारा प्रकार एक एक सिचुएशन पे बेस्ड है। तो उस प्रकार को समझने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, अंश पूंजी के प्रकार या भेद के बारे में। तो कंपनी के अंश पूंजी का वर्गीकरण जो है इस तरह से किया जा सकता है, कई ढेर सारे इसमें पूंजी हो जाता है, जिसमें हम लोग का सबसे पहला पूंजी है जिसका नाम है अधिकृत पूंजी। अब देखिए, इसी अधिकृत पूंजी को और भी नाम से जाना जाता है। इस अधिकृत पूंजी को हम लोग रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं ना, मतलब इसका मतलब है पंजीकृत। ठीक है, पंजीकृत, इसको हम लोग पंजीकृत पूंजी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं, नाम मात्र की पूंजी या नाम मात्र पूंजी, नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। तो इस नाम से भी इसको जाना जा सकता है। बात क्लियर है। अब ये होता क्या, तो देखिए एक्चुअल में ये कोई पैसा नहीं है, मिला नहीं है, बल्कि जब कंपनी का निर्माण होता है, जब पार्षद सीमा नियम बनता है, ठीक है, तो पार्षद सीमा नियम बनाते समय उसके अंदर पूंजी की एक मैक्सिमम मात्रा लिख दी जाती है कि हमारी कंपनी जो है अपने जनता से मैक्सिमम इतनी पूंजी ले सकता है। उस पूंजी के जो मैक्सिमम अमाउंट होगा ना, जिसे पार्षद सीमा नियम में लिख करके कंपनी को रजिस्टर करा दिया जाता है, उसी पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं। यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जो पूंजी दी हुई रहती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अधिकृत पूंजी कहते हैं। ठीक है, यही बात है। अब क्या लिखा है, यही बात को समझिए, इसको बढ़िया से समझाएं। कंपनी अपनी दीर्घकालीन व्यापार की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी है। बातें हमने समझा ना, ये प्राप्त नहीं हुआ है, ये संभावना है कि भाई हम लोग 10 साल 20 साल 50 साल जितने भी करेंगे इतना हमारी पूंजी अधिकृत होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस पूंजी को बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मान लीजिए आज से 50 साल पहले कोई कंपनी का निर्माण हुआ होगा, तो उसने मान लीजिए कि 50 लाख 60 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी, मान लीजिए 10 लाख अपनी अधिकृत पूंजी लगाया होगा। 50 साल पहले का व्यापार जो स्थापित हुआ होगा कंपनी के द्वारा, कंपनी के रूप में। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग ये व्यापार स्थापित हुआ, कंपनी स्थापित हुआ, 10 लाख उसकी अधिकृत पूंजी। अब 50 साल पहले 10 लाख और आज की 10 लाख, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? 50 साल पहले 10 लाख का जो प्रभुत्व था वही सेम प्रभुत्व आज के जो है 10 लाख का है? नहीं है। तो आज क्या होगा, आज के हिसाब से हमें अपनी क्या होगा, पूंजी को बढ़ाना चाहिए ना, पूंजी को ज्यादा होना पड़ेगा। तो फिर पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य के अंदर परिवर्तन कराना पड़ता है, और परिवर्तन करा के वापस से रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से हम लोग पार्षद सीमा नियम में चेंजेस करा सकते हैं, और चेंजेस करा के अपनी अधिकृत पूंजी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। बात क्लियर है। तो ऐसा मत सोचेगा कि एक बार पंजीकृत हो गया तो ले भाई कंपनी फंस गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक अधिकतम सीमा आपको पूंजी वाक्य के अंदर लिखवाना पड़ता है, पार्षद सीमा के अंदर, नियम के अंदर लिखवाना पड़ता है। ठीक है, बोला क्या है कि इस पूंजी के साथ कंपनी का पंजीकरण करने के कारण इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, ऊपर हमने बताया है। ठीक है, कंपनी इस पूंजी से कम पूंजी के लिए अंश निर्गमित करती है, अतः इसे नाम मात्र पूंजी भी कहा जाता है, इसे नाम मात्र की पूंजी भी कहा जाता है। ये बात भी हो गया, रीजन भी बता दिया यहाँ पे। ठीक है, कंपनी के अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्यांश में रहता है, ये बात भी बता दिया इसमें। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अधिकृत पूंजी की कुल रकम को निश्चित अंशों में विभाजित करके दिखाया जाता है।
इसे आर्थिक चिट्ठे के समता और दायित्व पक्ष में सबसे ऊपर लिखा जाता है और उसके नोट्स टू अकाउंट में लिखा जाता है। ये आप जब कंपनी का बैलेंस शीट याद करेंगे ना तो उसमें आपको ये बात पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस रकम को 2 लकीरें देकर के बंद कर दिया जाता है, इसे कुल योग में जोड़ा नहीं जाता। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकृत पूंजी दर्शाया तो जाता है लेकिन ये एक्चुअल में पूंजी है नहीं, नाम मात्र की पूंजी है, तो इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाता है बैलेंस शीट के अंदर, बस दर्शाया जाता है कि हाँ कंपनी के पास इतनी अधिकृत पूंजी है। ठीक है, तो इतना लंबा लिखा है, आप इसमें से जितना बात बता सकते हैं उतना बात बता दीजिएगा। आप अगर केवल यहां भी बताना चाहते हैं यहां तक, तो यहां तक भी बातें कंप्लीट हो जा रहा है, इतने में भी काम हो जा रहा है। और अगर आप डिटेल और बताना चाहते हो तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डिटेलिंग हम लोग करते हैं, है ना बात। नेक्स्ट हमारा दूसरा है निर्गमित पूंजी। अब निर्गमित पूंजी क्या होता है कि कंपनी का अपना एक अधिकृत हो गया मैक्सिमम, अब उसमें से कुछ पूंजी को क्या करता है, जनता में खरीदने के लिए भेजा जाता है कि भैया निर्गमित किया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कंपनी का जो है अधिकृत पूंजी 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी है, बात समझे। ये कौन सी पूंजी है, अधिकृत, ऑथराइज्ड। अधिकृत को क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी का 5 लाख है, अब 5 लाख को मान लीजिए ये 10-10 रुपए के शेयर में विभाजित है। ठीक है, मान लीजिए 10-10 रुपए के शेयर में विभाजित है, तो हमारा ये 5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो गया। तो ये 50,000 शेयर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब ये 50,000 शेयर को कौन सा शेयर कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑथोराइज्ड शेयर, यानी अधिकृत अंश। ठीक बात, ये हो गया। अब इस ऑथराइज शेयर में से सारे अंशों को एक बार में ही नहीं निर्गमित कर दिया गया, खरीद लिया पूरा पैसा कंपनी एक बार में प्राप्त कर ले। इसमें से कुछ निर्गमित किया जाए, कुछ रखा जाता है। जैसे इसमें से जनता को निर्गमित किया गया कितना, मान लीजिए 20,000 अंश जो है निर्गमित किया गया। ठीक है, 20,000 अंश जो है निर्गमित किया गया। तो 20,000 अंश जब निर्गमित किया गया तो ऑथराइज्ड पूंजी कितना, मतलब इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, निर्गमित पूंजी कितना होगा, तो 20,000 गुणे 10 कर देंगे, एक अंश 10 का है ना, 20,000 गुणे 10 कर देंगे यानी 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए हमारा क्या होगा, यही 2 लाख रुपए हमारा इशूड कैपिटल होगा। ठीक है, निर्गमित पूंजी होगा। तो यही बात यहां पर बताया गया, क्या बोला है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया जाता है ना बात, निर्गमित पूंजी कहलाती है। कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिकृत पूंजी में से जनता को अंश निर्मित करती है। ठीक है, यदि पूरी अधिकृत पूंजी निर्मित कर दी जाए तो अधिकृत पूंजी और निर्गमित पूंजी की रकम एक ही हो जाएगा। मान लीजिए कि 50 का 50,000 पूरा इकट्ठा इशू कर दिया गया तो दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइम क्या होता है कि उसमें से कुछ छोड़ा जाता है, कुछ ही निर्गमित किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में अधिकृत पूंजी के बाद निर्मित पूंजी को लिखा जाता है और रकम को नीचे 2 लेकर देकर बंद कर दिया जाता है। इसे भी कुल योग में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि अब ये निर्गमित हुआ है, इसमें से कितना मिल गया उसी को हम लोग कुल योग में जोड़ते हैं, तो इसे भी हम लोग नहीं जोड़ा जाता। ये बात हो गया। अब अनिर्गमित पूंजी क्या होता है भाई, निर्गमित का जस्ट उल्टा, यानी निर्गमित पूंजी जो है, जैसे यहां पर निर्गमित पूंजी कितना है 20,000 के हिसाब से 2 लाख, तो अनिर्गमित पूंजी कितना होगा 3 लाख, 30,000 के हिसाब से 3 लाख हमारा अनिर्गमित पूंजी, यानी जिसे निर्गमित नहीं किया गया। तो बोला क्या है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता को क्रय करने के लिए निर्गमित नहीं किया जाता है अनिर्गमित पूंजी कहलाती है, इसका आर्थिक चिट्ठे में लेखा नहीं होता है। ठीक बात, अनिर्गमित पूंजी को आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाते। फिर नेक्स्ट बात, नेक्स्ट हमारा है प्रार्थित पूंजी। अब देखिए, अब जब क्योंकि जनता को निर्मित कर दिया गया है ना, जनता को अंश लेने के लिए निर्मित कर दिया गया, अब जनता क्या करता है, जनता उसको खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालता है ना। जैसे कॉलेज में हम लोग के मान लीजिए किसी कॉलेज में 1,000 सीट है, 1,000 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि उस कॉलेज में 1,000 का सीट है तो बच्चे 1,000 के लिए एप्लीकेशन डालें। हो सकता है एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए, है ना बात, पहले एप्लीकेशन डालते हैं फिर ना कॉलेज आपकी सीट अलॉट करता है, तब जाके एडमिशन होता है। उसी तरह कंपनी क्या करता है, अंशों का निर्गमन करता है। ठीक है, अब निर्गमन पर एप्लीकेशन उसको प्राप्त होता है जनता से, अब उन एप्लीकेशनों में से कुछ लोगों को अंश दिया जाता है, जिसे अंशों का आवंटन यानी शेयर अलॉटमेंट कहते हैं, है ना बात। ये बातें हो गया। तो इसकी बात हम लोग करें तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि हमने पिछले बार बताया कि हमारा 2 लाख हमारा जो है वो क्या है, इशूड कैपिटल है, 2 लाख हमारा इशूड कैपिटल है। ठीक है, और इसके हिसाब से हमारा जो है इशूड शेयर कितना था, तो हम जो इस तरह से यहां पे लिख देते, इशूड शेयर 20,000 था, है ना बात। अब इसमें से जनता जो है कभी ज्यादा एप्लीकेशन डालता है, कभी कम एप्लीकेशन डालता है। मान लीजिए जनता इसमें से जो है कितना 18,000 के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, 18,000 के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, तो ये अप्लाइड शेयर हो गया। जितने के लिए वो एप्लीकेशन डाला वो क्या हो गया, अप्लाइड शेयर यानी प्रार्थित अंश। ठीक है, आवेदित अंश, प्रार्थित अंश ये हो गया। और इसके द्वारा हमारा पूंजी अगर हम लोग ले ले तो 18,000 को गुणे क्या करेंगे, गुणे 10 कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया भाई, हमारा 18,000 गुणे 10 यानी 1,80,000। ये हमारा क्या होगा, प्रार्थित पूंजी हो गया। यही बात हो गया।
तो क्या कहता है कि प्रार्थित पूंजी निर्मित पूंजी का वह भाग है जिसके लिए जनता कंपनी के पास अपने आवेदन पत्र भेजती है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 286 के अनुसार पूंजी का वह भाग जिसे कुछ समय के लिए कंपनी अपने सदस्यों से प्रार्थित किया जाता है प्रार्थित पूंजी कहलाती है। ठीक बात, तो ये हो गया। अब प्रार्थित पूंजी जो है ना, दो शीर्षकों में उसको लिखा जाता है। प्रार्थित पूंजी को इस तरह से लिखा जाता है, पहला क्या है, प्रार्थित एवं पूर्णदत्त यानी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। प्रार्थित को सब्सक्राइब्ड भी अप्लाइड भी दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप यानी जो अंश है, मान ली 10 रुपए का अंश है तो 10 का 10 पूरा अगर मिल गया, ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है तो उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कहेंगे। ठीक है, लिखा क्या है, जब कंपनी अंश का संपूर्ण मूल्य अंकित मूल्य संपूर्ण अंश का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लेती है, यह मूल्य अंशधारियों द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाता है, तब इसे प्रार्थित एवं पूर्णदत्त पूंजी कहते हैं। देखिए जैसे क्या होता है ना, कंपनी का अंश मान लीजिए 10 रुपए का है। ठीक है, तो इस 10 रुपए के अंश को कंपनी जो है ना टुकड़ों में मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके टुकड़ों में मांगती है। अगर ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी मांग लिया और जनता उसे चुका दिया, ठीक है, ये पूरा पैसा क्या है, पूरा पैसा कॉल्ड अप हो गया यानी मांग लिया गया। ठीक है, और इसी पूरे पैसे को क्या है, जनता ने चुका भी दिया यानी ये पेड अप हो गया। ठीक है, जनता ने उसे चुका भी दिया यानी पेड अप हो गया। तो ऐसे ही अंश को हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर कहते हैं, और इसी प्रकार जो पैसा प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फुल्ली पेड अप कैपिटल कहते हैं, या पेड अप कैपिटल कहते हैं, उसको कर लीजिए। ठीक है, बात समझे, तो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में आपका यही जाएगा। ठीक बात। अब दूसरा क्या है, दूसरा बोलता है कि प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं। अब दूसरा क्या है कि सब्सक्राइब तो है लेकिन वो पूर्णदत्त नहीं है, यानी 10 रुपए का अंश है तो उसका कुछ ना कुछ पैसा बाकी है। अब क्यों बाकी है, या तो कंपनी ने मांगा नहीं है, या तो कंपनी ने मांगा है लेकिन अंशधारियों ने चुकाया नहीं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आपका इसी के अंदर आएगा क्या, या तो कंपनी ने मांगा नहीं है, या तो कंपनी ने मांग लिया है लेकिन अंशधारियों ने चुकाया नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे इसके अंदर आएगा। तो ये बोला है, जब कंपनी अंश का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लेती है किंतु अंशधारी अंश के मांगे गए मूल्य का कुछ भाग नहीं चुका पाते, तब इसे प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त अंश पूंजी, प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं पूंजी कहते हैं। इसके साथ साथ ये भी, इसमें तो डायरेक्ट बोला कि जनता नहीं चुकाया, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने पैसा पूरा मांगा ही नहीं है, वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कंपनी ने केवल 8 रुपए तक मांगा, 10 का शेयर 8 रुपए तक ही मांगा, तो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये दोनों के अंदर, दोनों इसमें आ गया। ठीक बात, तो ये हमारा बात आ गया। अब देखो भाई, अब हम लोग प्रार्थित पूंजी भी समझ लें। अच्छा, अप्रार्थित पूंजी क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है ना, इस वाले कंडीशन से कभी कभी अप्रार्थित पूंजी भी बोल सकता है। तो क्योंकि 20,000 इशूड में से 18,000 अप्लाई हुआ है, ठीक है, यानी 2 लाख में से 1,80,000 जो है आपका हुआ है, तो बाकी बचा जो 20,000 है वही क्या होगा, अप्रार्थित है। यानी निर्मित पूंजी का वह भाग जिसे जनता खरीदने के लिए एप्लीकेशन नहीं डालता, आवेदन पत्र नहीं डालता है, उस पूंजी को हम लोग क्या करते हैं, अप्रार्थित पूंजी करते हैं। है ना बात, इसमें आपको ये भी समझ लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट है याचित पूंजी। जब जनता एप्लीकेशन डाल देता है तो उसके बाद अंशों का आवंटन हो जाता है। तो आवंटन होने के बाद यानी अंशों को दे दिया जाता है अंशधारियों को। अब उस पैसे को टुकड़ों में मांगता है, जैसे हमने बोला एप्लीकेशन यानी आवेदन के लिए आप कुछ पैसा चुकाएं, उसके बाद आवंटन का मांग होता है, फिर प्रथम याचना का मांग होता है, फिर द्वितीय याचना का मांग होता है, फिर अंतिम याचना का मांग होता है। इस प्रकार से कई किस्तों में अंशों के पैसे मांगे जाते हैं। तो जितना पैसा मांगा जाता है ना, उसी पैसों को याचित पूंजी कहते हैं, यानी कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। बात समझे, याचित पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, वही है। तो लिखा गया, प्राय कंपनी अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों यानी याचनाओं में मांगती है। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है याचित पूंजी कहलाती है। प्रार्थित पूंजी का जितना भाग कंपनी अपने अंशधारियों से मांगता है उसी को याचित पूंजी कहलाती है। और यहाँ पे प्रार्थित पूंजी की जगह पे आप ये लिख दीजिए ना, आवंटित पूंजी, तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, हालांकि प्रार्थित भी चलेगा। यदि सभी प्रार्थित पूंजी याचनाएं मांग ली जाती है तो प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी की राशि एक समान होती है। अगर मान लीजिए जितना आपका प्रार्थित वो पूरा पैसा मांग लिया तो प्रार्थित याचित दोनों पैसा एक समान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट, ठीक है, याचित पूंजी हो गया। अयाचित पूंजी भी आप बोल सकते हैं जितना कंपनी ने नहीं मांगा है, कॉल्ड अप कैपिटल जितना कंपनी ने मांग लिया, और आपका जो है अनकॉल्ड अप यानी अयाचित जितना कंपनी ने नहीं मांगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, चुकता पूंजी। चुकता पूंजी क्या है, अब कंपनी पैसा मांगेगा तो अंशधारी पैसा चुकाएगा भी, तो है कि नहीं बात। तो यही बोल रहा है कि याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से नगद प्राप्त करती है, चुकता पूंजी कहलाती है। चुकता पूंजी याचित पूंजी के बराबर या कम हो सकती है, पर किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं हो सकती है। मतलब क्या है कि कंपनी अपने अंशधारी से पैसा मांगा है और अंशधारी उस पैसे को चुका रहा है, तो जितना पैसा वो चुका दिए हैं उसी पूंजी को हम लोग चुकता पूंजी कहते हैं, यानी अंशधारियों ने जितना पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, मांगा है या तो जितना मांगा उतना देगा या उससे कम देगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए ये बात बोला है। हालांकि ये हम उससे ज्यादा भी दे सकते हैं जब पॉलिसी में एडवांस होता है तो,
ठीक है, तो इसीलिए हमको ये वाला जो है ना किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंपनी जितना मांगा उससे ज्यादा भी देता है, हाँ, लेकिन अंश की जो रकम होता है ना उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात है। तो यहाँ पर जो आपका बोला है ना कि चुकता पूंजी कभी भी प्रार्थित पूंजी, क्या बोला है कि मतलब याचित पूंजी से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि याचित पूंजी का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, अंशों के मूल्य तक होगा। तो याचित पूंजी का जब मैक्सिमम लिमिट अंशों के मूल्य तक होगा, तो आपका जो चुकता पूंजी होगा उसका भी मैक्सिमम लिमिट अंशों के मूल्य तक होगा। इसीलिए बोला है कि ये क्या है, याचित पूंजी के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, संचित पूंजी, ये भी एक प्रकार है। ठीक है, अच्छा, चुकता पूंजी के अलावा एक और पूंजी होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिंग एरियस, यानी जो है ना दी गई पूंजी, ना चुकाई गई पूंजी, ऐसा भी होता है। यानी आपने अंशधारियों से पैसा मांगा, ठीक है, अंशधारी ने पैसा का भुगतान किया, जितना भुगतान कर दिया वो चुकता पूंजी है, लेकिन कुछ अंशधारी उस पैसे का भुगतान नहीं भी तो करते हैं, जो जितना अंशधारी चुकता मतलब पैसे का भुगतान नहीं करते हैं उसे बकाया पूंजी कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। बात क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखेगा। इसके अलावा बकाया पूंजी, ठीक है, बकाया पूंजी क्या होगा, जिसका जनता पैसा भुगतान नहीं करती है, कंपनी मांगा तो है लेकिन जनता पैसा का भुगतान नहीं करता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक बात। अब बात आता है संचित पूंजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि संचित पूंजी क्या है, संचित पूंजी क्या है, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। बोलता क्या है कि कंपनी अधिनियम, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार एक असीमित दायित्व वाली कंपनी, कौन सी, असीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक है, जिसके पास अंश पूंजी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तन के समय संचित पूंजी रख सकती है। देखिए, एक असीमित दायित्व वाली कंपनी है जिसके पास पहले से अंश पूंजी है और वो अपनी कंपनी को असीमित दायित्व से सीमित दायित्व वाली कंपनी बनाएगा, जो अभी साधारणतः ज्यादातर कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी है, तो उसमें वो परिवर्तन करता है, तो वो परिवर्तन करते समय संचित पूंजी रख सकता है। ठीक है, इस दशा में कंपनी के प्रस्ताव द्वारा अपने अंश पूंजी को बढ़ा सकती है और यह निश्चित कर सकती है कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भाग, अयाचित अंश पूंजी का कोई भाग कंपनी के समापन की दशा में अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में मांगा नहीं जाएगा। संचित पूंजी समापन की दशा में केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध रहती है। अब ये क्या बोल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा बात बता दिया, बहुत कहानी बता दिया, आपको सीधे से आइए समझना है कि हमारी कंपनी होती है ना, कंपनी की एक पूंजी होती है जिसे हम लोग कहते हैं याचित पूंजी, पढ़ा ना पीछे, याचित पूंजी यानी कंपनी जिसका पैसा मांगता है। तो कुछ पूंजी होती है जिसे अयाचित पूंजी भी कहते हैं, यानी जिसे कंपनी जो है जिसका जितना पैसा वो नहीं मांगा। ठीक है, जैसे कंपनी का यहाँ पर याचित पूंजी हो गया ना, तो इसी के साथ साथ हमने क्या बोला, एक अयाचित पूंजी भी आपको याद रखना है। भाई कंपनी जितना पैसा मांग लिया वो याचित पूंजी है। ठीक है, तो कंपनी कुछ पैसा नहीं भी मांगता है ना, किस्तों में मांग करता है, जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मान लीजिए कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा तो उस पैसे को हम लोग अयाचित पूंजी कहेंगे, जितना पैसा वो नहीं मांगता। ठीक है, अब कंपनी अपने अयाचित पूंजी को बचा के रखा है, क्यों बचा के रखा है, क्योंकि उस पूंजी को वो संचित पूंजी बनाना चाहता है। अब ये संचित पूंजी क्या है, जैसे संचय क्या होता है, संचय आपका इसलिए रखा जाता है ताकि अगर भविष्य में कोई भी ज्ञात अज्ञात हानि है उससे उस रकम से उसको पूरा किया जा सके। उसी तरह कंपनी अयाचित पूंजी रखा रहता है कि जब कंपनी का समापन होगा तो इसे मांगा जाएगा, वरना ये नहीं मांगा जाएगा, जब विकट परिस्थिति कंपनी को आएगा तब मांग करके कंपनी पैसा जुटा करके उस विकट परिस्थिति को दूर करेगा। तो इस प्रकार की पूंजी को हम लोग अयाचित पूंजी कहते हैं, जिस पूंजी को कहां से सॉरी क्या कहते हैं, संचित पूंजी कहते हैं। तो इसे इस तरह से डिफाइन करना है कि संचित पूंजी से आज से अयाचित पूंजी के उस भाग से है जिसे कंपनी तब तक नहीं मांगती है जब तक कि कंपनी का समापन ना हो जाए, और इस पूंजी को मांग करके कंपनी अपने समापन में अपने लेनदारों के भुगतान को करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बात लिखना है। ठीक है, बात समझे, तो ये हमारा संचित पूंजी हो गया। ठीक, और बाकी इसमें और भी कहानी इसमें बताया गया, आप उसको भी देख कर लिख सकते हैं। चलो भाई, ये बात समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हर बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत बार पूछा गया है, मान लीजिए बार बार पूछा गया, हमेशा पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या है, वो है आपका पूंजी संचय और संचित पूंजी में अंतर बताइए। संचित पूंजी आपने देखा ना, संचित पूंजी जो अभी आपने पीछे देखा, और पूंजी संचय। अब ये पूंजी संचय क्या होता है कि जब भी हमारा पूंजीगत लाभ होता है, ठीक है, हमारे लाभ जो होता है ना उसमें जो है एक आयगत लाभ होता है जो हमारे सामान्य व्यापार को चला करके लाभ कमाया जाता है, एक होता है पूंजीगत लाभ जो विशेष परिस्थितियों में अपने व्यापार को लाभ हो जाता है। जैसे हम संपत्ति बेच करके लाभ कमा लिए, भाई वो तो हमारा मेन लाभ नहीं है, वो तो हमने संपत्ति बेच के लाभ कमाया, तो ऐसे लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत लाभ जो विशेष परिस्थितियों में जो लाभ कमाया जाता है उसको पूंजीगत लाभ कहते हैं। तो पूंजीगत लाभ से जिस भी संचय का निर्माण होता है, ठीक है, पूंजीगत लाभ में से जिस संचय का निर्माण होता है उसी संचय को हम लोग पूंजी संचय कहते हैं। ठीक है, तो इस पूंजी संचय और इस आयगत संचय, सॉरी
इस संचित पूंजी, एक एक नाम का अंतर है, देख रहे हैं, संचित पूंजी, पूंजी संचय। अच्छा, इसको संचय पूंजी भी कर सकते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे कैपिटल रिजर्व और इसको कहेंगे रिजर्व कैपिटल। देख रहे हैं, शब्द दो ही है, आगे पीछे चेंज हो रहा है और आगे पीछे चेंज हो रहा है, पूरा मतलब बदल जा रहा है। होता क्या है, बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है सबको लगता है कि दोनों एक ही है, जबकि दोनों अलग है और दोनों में अंतर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बात। अब वो दोनों अंतर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। चले भाई, उससे पहले हम लोग पूंजीगत संचय क्या होता है इस चीज को देख लें, हालांकि हम बता ही दिए लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। पूंजीगत संचय क्या होता है, पूंजीगत लाभों से बनाया गया संचय पूंजीगत संचय कहलाता है, ये बात हमने पीछे बताया। पूंजीगत लाभ क्या होते हैं, कंपनी के समान क्रियाओं के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। हमने बताया ना, विशेष कारण से लाभ उत्पन्न होता है, विशेष घटनाओं के घटित होने से, समान काम से नहीं होता है। ठीक है, तो यही बोला कि पूंजीगत संचय में लाभांश वितरित नहीं, पूंजीगत संचय से लाभांश नहीं बन सकते क्योंकि लाभांश आयगत लाभ से निकलते हैं। जो हमारे मेन लाभ होते हैं, जो हमने व्यापार चला करके कमाया, उससे हमारे जो लाभ होते हैं उससे हम लाभांश बांटते हैं, ना कि पूंजीगत लाभ से। ठीक है, तो वो वितरित नहीं किए जा सकते हैं। तो पूंजीगत संचय क्या होता है, वो निम्न मदों से उत्पन्न होते हैं। ये कारण है आपके पूंजीगत संचय बनने के, जैसे स्थायी संपत्तियों के विक्रय या पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ, उससे हमारा पूंजीगत संचय उत्पन्न होगा, पूंजीगत लाभ बनेगा, पूंजीगत लाभ से वो पूंजीगत संचय बन जाएगा। कंपनी के समामेलन से पहले कमाया गया लाभ पूंजीगत लाभ है, उससे पूंजीगत संचय बनेगा। अंशों या निर्पतों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम पूंजीगत लाभ है, उससे पूंजीगत संचय बनेगा। अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ पूंजीगत लाभ है, उसी से पूंजीगत संचय बनेगा, क्योंकि पूंजीगत लाभ से ये बनता है। फिर ऋणपत्रों के शोधन पर होने वाला लाभ, ये सब। ठीक है, अब चिट्ठे में इसका प्रदर्शन कहाँ होता है, तो देखिए भाई, हमारा एक चिट्ठे के अंतर्गत शेयर कैपिटल के जस्ट बाद एक हेडिंग होता है जिसे हम लोग रिजर्व एंड कैपिटल क्या करते हैं, हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं। ठीक है, संचय और आधिक्य कहते हैं, उसके अंदर इस चीज को डाला जाता है क्योंकि उसमें सारे रिजर्व जाते हैं, तो ये भी हमारा एक रिजर्व है ना, तो इसलिए उसमें जाता है। तो पूंजीगत संचय चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किसमें संचय और आधिक्य यानी रिजर्व एंड सरप्लस वाले शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके अंदर सारे रिजर्व दिखाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी रिजर्व है सब इसी के अंदर जाता है। अब हम लोग अंतर देख लीजिए। अच्छा, इस अंतर को लिखने से पहले हमने ये परिभाषा क्यों दिया, तो ये याद रखिएगा, जब भी हमें लॉन्ग में अंतर लिखना है या शॉर्ट में अंतर लिखना है तो हमें सबसे पहले जिसमें अंतर बोला है उन दोनों को अपने शब्दों में डिफाइन करना है। बहुत ज्यादा नहीं, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर दोनों को डिफाइन करना है, मतलब एक एक पे 30 से 40 वर्ड देना है। जैसे संचित पूंजी को हम 30 से 40 वर्ड बताएंगे, पूंजी संचय को हम 30 से 40 वर्ड बताएंगे, फिर जाके हम लोग अंतर ये कॉलम ड्रॉ करके करेंगे। इस तरीके से करने से पूरा मार्क्स मिलता है एग्जाम में। तो आपको इस सीरीज में केवल हम समझा ही नहीं रहे, केवल हम पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना भी है, क्योंकि आपको फुल मार्क्स दिलाना है ना, तो एग्जाम में लिखने भी आना चाहिए। ठीक बात। तो चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या है कि संचित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर। ठीक है, ये कॉलम संचित पूंजी को बताएगा, ये कॉलम हमारा पूंजी संचय को बताएगा। तो देखिए, सबसे पहले अर्थ दोनों का डेफिनेशन हो गया। आयातित पूंजी का वह भाग जो जनता से तत्काल ना मांगकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाए, उसे संचित पूंजी कहते हैं, है ना बात। ये आयातित पूंजी का भाग है। और ये क्या है, पूंजीगत लाभ से सृजित किया गया संचय को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी संचय कहते हैं। ठीक बात। सृजन, इसका सृजन आयातित पूंजी से होता है, इसका सृजन क्या होता है, पूंजीगत लाभ से होता है। ठीक बात, डेफिनेशन में भी हालांकि ये बातें हैं। फिर उसके बाद वैकल्पिक या बाध्यकारी, कौन वैकल्पिक और कौन बाध्यकारी है, तो देखिए ये जो है ना, संचित पूंजी सृजन बाध्यकारी नहीं होता है, वैकल्पिक है। आपका मन है तो आप बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, कंपनी के द्वारा पूंजीगत लाभ का अर्जन होने पर इसका सृजन करना बाध्यकारी है। अगर आपके कंपनी को कभी भी पूंजीगत लाभ हो रहा है तो कंफर्म है उससे आपको ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाध्यकारी है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है सृजन का नियम। तो संचित पूंजी का सृजन, ठीक है, संचित पूंजी का सृजन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। जब भी आपको संचित पूंजी बनाना है तो आपको विशिष्ट प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कंपनी की सभाओं में, है ना बात। और यहाँ पर क्या है, पूंजी संचय के लिए विशिष्ट प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बनता है क्योंकि ये नियम है भाई, ये बनाना ही बनाना है, लेखांकन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, उपयोग, किसका उपयोग किस लिए होता है, तो देखिए कंपनी के समापन के समय संचित पूंजी संचित पूंजी याचित पूंजी की जाती है, संचित पूंजी की याचना की जाती है, यहाँ पे लिखेगा याचित की जाती है, लिखा है, चलो कोई बात नहीं, याचित से भी आप समझ सकते हैं। जब कंपनी का अंत होगा ना तो संचित पूंजी को क्या किया जाएगा, उसका याचना किया जाएगा, यानी उसका पैसा मांगा जाएगा और वो पैसा आएगा। और फिर क्या होगा, कंपनी के द्वारा इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। और ज्यादातर किसके लिए किया जाता है, जो भी कंपनी के लेनदार हैं उसके भुगतान के लिए, है ना बात भाई। जाहिर सी बात है, जब भी कंपनी का समापन होगा तो सारे के सारे लेनदार का पेमेंट होगा ना, तो लेनदार के भुगतान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कंपनी के जीवन काल में पूंजी संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने या बोनस अंश के निर्गमन के लिए किया जाता है। पूंजीगत लाभ का जो पूंजीगत संचय है उसका उपयोग क्या किया जाता है, या तो कोई पूंजीगत हानि है उसको पूरा करो इससे, ठीक है, या फिर बोनस अंश एक निर्गमन होता है उसके लिए भी इस पैसे का प्रयोग किया जा सकता है। ये दो काम के लिए किया जाता है। लेखांकन का व्यवहार बात किया जाए तो क्या होता है, लेखा इसमें बहियों में संचित पूंजी के संबंध में लेखांकन नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि देखिए संचित पूंजी ना पैसा मांगा गया ना पैसा मिल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो लेखांकन की होगा, इसलिए इसका लेखा नहीं होता।
इसका क्या होता है, इसका लिखा भाइयों में पूंजी संचय का लेखांकन होता है, तो जब भी इसका निर्माण होगा तब तब लेखांकन होगा, दिखाया जाता है, ये लेखांकन की पुस्तकों में लिखा जाता है, इसीलिए तो रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग के अंदर इसको डाला जाता है, तो इसका लेखांकन होता है। फिर उपयोग का समय, यहीं पर पता है कि ये समापन पे होता है, ठीक है, तो उपयोग का समय यहाँ पे लिखा है, समापन पे समय इसका व्यवहार किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, और इसका क्या होता है, कंपनी के जीवन काल में कभी भी जब भी इसका उपयोग करने की आवश्यकता पड़े तब किया जा सकता है। कंपनी के जीवन काल में जब भी इसका उपयोग करने की आवश्यकता पड़े, कब पड़ेगा, पूंजीगत हानि होगा तब पड़ेगा, बोनस अंत निर्गमन करना है तब पड़ेगा, तो इसका उपयोग कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो चलो भाई आज के हमारे जो है इस क्लास में हम लोगों ने यहां तक चीजों को समझा, 7 अंतर है, काफी है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक समझा है, अच्छे तरीके जाना है, बढ़िया तरीके समझा है। तो अभी हम लोगों ने कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ला, ठीक है, कंपनी खाते अंश, कंपनी खाते अंश, इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, कुछ और क्वेश्चंस अभी आपके बाकी हैं, ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, नहीं, इस चैप्टर के भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा बढ़िया तरीके से। आज हम लोग ने कंपनी के बारे में समझा, मुख्य रूप से देखा जाए तो कंपनी विशेषता इसके बारे में जाना, उसके बाद हम लोग ने अंश पूंजी के बारे में जाना, ठीक है, उसके अंश पूंजी और अंश पूंजी के प्रकार इसके बारे में जाना, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या जाना, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में जाना, किसके बारे में, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, ठीक है, कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी संचय और रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, और ये दोनों का आशय और दोनों का अंतर सभी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज इतना जाना। होमवर्क क्या है आपको पता है, क्योंकि ये एसएम शुक्ला सीरीज है, तो होमवर्क यही कि इसमें जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है सब याद कर लेना है, ठीक है, याद करना है, सारा याद रहना चाहिए आपका। हम चाहते हैं कि बोर्ड से पहले पूरी थ्योरी तैयार हो जाएगा, फिर इसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल पे मेहनत करना है, और वो भी मिलकर के अच्छे तरीके से हम लोग किया जाएगा, ठीक बात क्लियर है। तो चलो भाई बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, यानी अगले किसी आगे के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर, उसको भी समझा जाएगा, उसको भी जाना जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।